हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू। आज अपने जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, यानी कि संधारित्र का संयोजन। संधारित्र को किस प्रकार अपने कनेक्ट कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। उनके मुख्यतः रूप से दो संयोजन लेते हैं अपने, एक होता है सीरीज और दूसरा पैरेलल, यानी कि श्रेणी क्रम और समांतर क्रम। अब क्वेश्चन आता है कि संधारित्र को श्रेणी क्रम या समांतर क्रम में अपने क्यों जोड़ते हैं। मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताऊंगी। सपोज आपके पास दो कैपेसिटर है, दो संधारित्र है। एक है आपके पास 1 माइक्रोकूलम का, 1 माइक्रोफैरेड का, और दूसरा है 100 माइक्रोफैरेड का। जब अपने को 1 माइक्रोफैरेड और 100 माइक्रोफैरेड के दो कैपेसिटर दिए हुए हैं या अपने पास है, अपने ये चाह रहे हैं कि इनका रिजल्टेंट इससे ज़्यादा आए, इनका कॉम्बिनेशन इस तरीके से बनाया जाए कि इनका रिजल्ट अपने पास ज़्यादा आए। दूसरा अपने चाह रहे हैं कि इन दोनों का रिजल्ट अपने पास कम आए। रिजल्ट कम का मतलब क्या हुआ कि इन दोनों को किस प्रकार जोड़ें कि अपने पास एक तुल्य धारिता 1 माइक्रोफैरेड, चूंकि ये कम है, इससे कम आ जाए। अपने ये चाह रहे हैं कि लेस देन 1 माइक्रोफैरेड आए। पहले केस में अपने क्या चाह रहे हैं, ग्रेटर देन 100 माइक्रोफैरेड। तो कुल मिला के अपने ये कह सकते हैं कि जब अपने को संधारित्र दो संधारित्र दिए हैं या उससे ज़्यादा दिए हैं कि अधिकतम संधारित्र जो है, जिसकी वैल्यू है धारिता की, उससे ज़्यादा चाहिए, तब अपने कनेक्ट कैसे करेंगे। और जो सबसे छोटा है उससे भी छोटा चाहिए, तब अपने कनेक्ट कैसे करेंगे। उसके लिए अपने पास काम आता है श्रेणी क्रम और समांतर क्रम संयोजन। तो 1 बाय 1 अपने देखते हैं कि श्रेणी क्रम और समांतर क्रम संयोजन है क्या। ओवरऑल यहाँ तक अपनों ने देखा कि संयोजन की जरूरत क्यों पड़ती है कि टोटल कैपेसिटेंस, ओवरऑल जो कैपेसिटेंस है, धारिता है, उसको बढ़ाना हो या बिल्कुल कम करना हो, तब अपने कॉम्बिनेशन करते हैं। पहला आता है सीरीज या श्रेणी क्रम संयोजन। यहाँ एक डायग्राम दिखाया हुआ है श्रेणी क्रम संयोजन का, जिसमें 3 कैपेसिटर लिए गए हैं। जो पहला कैपेसिटर, दूसरा, तीसरा, इन तीनों की धारिता अलग अलग है। सपोज C1, C2 और C3 इनकी धारिता है। पहले कैपेसिटर को अपनों ने सेल या बैटरी भी ले सकते हैं, यहाँ मैंने सेल लिया है, सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से, और अंतिम जो कैपेसिटर है उसकी दूसरी प्लेट को नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट किए हैं। साथ ही साथ इस पॉजिटिव टर्मिनल से जो प्लेट कनेक्ट हुई है पहले कैपेसिटर की, उस पर प्लस क्यू चार्ज आएगा, और इसकी वजह से यहाँ पर माइनस क्यू, और ये यूँ कहो कि ये पहली प्लेट, ये दूसरी प्लेट पहले कैपेसिटर की, इसी प्रकार ये और इसी प्रकार ये। पहले तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि श्रेणी क्रम है क्या होता है। जैसे डायग्राम में ही दिख रहा है अपने को कि इस प्रकार का संयोजन जिसमें पहले कैपेसिटर की दूसरी प्लेट, ध्यान से सुनना, पहले कैपेसिटर की दूसरी प्लेट दूसरे कैपेसिटर के पहली प्लेट से जुड़ी हो। इसी प्रकार दूसरे कैपेसिटर की दूसरी प्लेट तीसरे कैपेसिटर की पहली प्लेट से जुड़ी हो, और इसी क्रम में आगे संधारित्रों को, कैपेसिटर को जोड़ते जाएं, तो वो जो क्रम बनेगा उसको अपने श्रेणी क्रम कहते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन कहते हैं। पहली चीज अपनों ने बताई। दूसरी यहाँ देखें कि पहले कैपेसिटर पर जब प्लस से जोड़ते हैं तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। यहाँ पर इस प्लेट पर दोनों तरफ पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, प्लस क्यू चार्ज ओवरऑल यूँ कहें, और इस प्लेट के इस तरफ लेफ्ट साइड में माइनस क्यू चार्ज आएगा ड्यू टू इंडक्शन, प्रेरण के कारण, और राइट साइड में यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज आएगा। लेकिन ये प्लस क्यू चार्ज कहाँ चला जाएगा, इस सेकंड कैपेसिटर की पहली प्लेट पर चला जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर माइनस क्यू और यहाँ जो प्लस क्यू था वो कहाँ चला जाएगा, थर्ड कैपेसिटर की पहली प्लेट पर, एंड सो ऑन। और ये आगे जितने कैपेसिटर जोड़ते हैं उन सब में यही होता है। और अंतिम कैपेसिटर जो है उसकी दूसरी प्लेट है वो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं। तो ये जो सिस्टम बनाया है ये कॉम्बिनेशन ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। अब यहाँ 2-3 चीज़ें और है। पहली ये कि प्रत्येक कैपेसिटर की प्रत्येक प्लेट की बात करते हैं तो उस पर आवेश का परिमाण समान रहता है। श्रेणी क्रम की बात कर रहे हैं अपने, जैसे प्लस क्यू है इसका तो या क्यू है तो अपने कहेंगे सभी प्लेटों पर आवेश का परिमाण क्यू ही रहेगा। दूसरा, धारिता अलग अलग है। श्रेणी क्रम में अलग अलग कैपेसिटर लिए तो धारिता अलग अलग है। इस केस में जो विभवांतर है प्लेट्स का, इन जनरल अपने कह देते हैं प्लेट का विभव, संधारित्र का विभव वो अलग अलग है, V1, V2 और V3। यहाँ सेल कनेक्ट किया है अपनों ने जिसका विभवांतर V है, तो इसका मतलब A और B के बीच टोटल विभवांतर कितना होगा, V के बराबर होगा। क्लियर। अब प्रत्येक कैपेसिटर पर अगर अपने देखें कि इसकी पोटेंशियल डिफरेंस या इसका पोटेंशियल कितना होगा, तो पहले कैपेसिटर के लिए V1 इज इक्वल टू, एक रिलेशन अपने जानते हैं कि Q इज इक्वल टू CV, ये यूज कर रहे हैं अपने। Q इज इक्वल टू CV से V निकालें तो Q अपॉन C,
Q अपॉन C। लेकिन V1 पहले कैपेसिटर पर देखो, यहाँ पर चार्ज प्लस Q लिया है अपनों ने, अपॉन में C है तो C1 आ जाएगा। तो V1 को क्या लिख सकते हैं अपने, Q अपॉन C1, ठीक है, स्मॉल q ले रहे हैं तो अपने Q अपॉन C1। ये पहले कैपेसिटर के लिए। सिमिलरली V2 कितना होगा, Q अपॉन C2 एंड V3 इज इक्वल टू Q अपॉन C3। पहला काम अपनों ने पोटेंशियल फाइंड आउट कर लिया तीनों कैपेसिटर का, V1, V2 एंड V3। अब अपने जानते हैं कि चूंकि टोटल पोटेंशियल कितना होगा, यहाँ पर अपने देख रहे हैं V, तो V किसके बराबर होगा, V1 प्लस V2 प्लस V3। यानी ये कहो कि श्रेणी क्रम में जो विभवांतर होता है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, बांट देते हैं अलग अलग कैपेसिटर में। ये श्रेणी क्रम की कहानी है। तो टोटल अगर अपने देखें कि पोटेंशियल V, तो V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। चूँकि तुल्य पोटेंशियल डिफरेंस इस सेल का कितना है, V, तो V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। इसको अपने लिख सकते हैं V इज इक्वल टू V1 की जगह लिख सकते हैं Q अपॉन C1 प्लस Q अपॉन C2 प्लस Q अपॉन C3। अब अपने अज्यूम करते हैं कि श्रेणी क्रम में जो तीनों कैपेसिटर जुड़े हुए हैं उनकी तुल्य धारिता है वो सपोज CS है। ये तुल्य धारिता, S का मतलब यहाँ सीरीज से ले रहे हैं, अपने श्रेणी क्रम से ले रहे हैं। अगर तुल्य धारिता CS है तो इस फॉर्मूले का अगर अपने यूज करें तो टोटल पोटेंशियल कितना आ जाएगा, Q अपॉन CS। ये क्या आ जाएगा, टोटल पोटेंशियल A और B पॉइंट के बीच में, V इज इक्वल टू Q अपॉन CS। और तुल्य धारिता कितनी है तीनों की, CS। तो ये अपने अगर यहाँ पर पुट करें V की जगह, चूंकि आवेश अपने स्मॉल q ले रहे हैं, कैपिटल भी ले सकते हो आप, कहीं प्रॉब्लम नहीं है, स्मॉल q और कैपिटल q। तो q अपॉन CS इज इक्वल टू Q अपॉन C1 प्लस Q अपॉन C2 प्लस Q अपॉन C3। क्लियर। q कॉमन लेंगे राइट साइड में, तो Q अपॉन CS इज इक्वल टू, Q कॉमन ले लेते हैं तो बन जाता है 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। Q से Q कैंसिल, तो 1 अपॉन CS कितना आ गया अपने पास, CS इज इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। ये आ जाता है कि टोटल धारिता कितनी है, CS। टोटल धारिता, तुल्य धारिता श्रेणी क्रम में है CS, तो कितनी होगी वो 1 अपॉन CS इज इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 1 अपॉन C3। और अगर n कैपेसिटर है तो प्लस प्लस करते n टर्म्स आ जाइए अपने पास। तो ये आता है अपने पास तुल्य धारिता जब संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हों। दूसरी चीज़, एक चीज़ और ध्यान रखिए स्टूडेंट, जब भी आप कैलकुलेट करते हो, सपोज C1 C2 C3 की वैल्यू आपको दे दी कोई क्वेश्चन में, 3 माइक्रोफेरेड 5 10 इस तरह से, वो वैल्यू पुट कर दिया आपने, सोल्व कर लिया, तो सोल्व करने पर 1 अपॉन CS इक्वल टू समथिंग आएगा। उसको उल्टा करोगे आप तब CS की वैल्यू आएगी। ये मिस्टेक अक्सर एग्जाम में कर देते हैं, तो इसका विशेष रूप से आप ध्यान रखें। अब यहाँ एक चीज़ और आती है कि अगर n कैपेसिटर हो, ठीक है, n कैपेसिटर जुड़े हों और प्रत्येक की धारिता C हो, ध्यान रखना, पहला दूसरा तीसरा n कैपेसिटर और प्रत्येक की धारिता C हो, तो तुल्य धारिता कितनी हो जाएगी, 1 अपॉन CS इज इक्वल टू, अब यहाँ देखो n टर्म है, 1 अपॉन C प्लस 1 अपॉन C प्लस 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 n टर्म, प्रत्येक की धारिता C1 C2 C3 न कह के C कह देते हैं अपने, और n टर्म्स हो तो 1 अपॉन CS कितना आ जाएगा, n अपॉन C। ठीक है, सपोज 1/C प्लस 1/C, 2 ही कैपेसिटर होते तो कितना आता, 2/C, 3 होते तो 3/C, 4 होते तो 4/C, और n है तो n/C। इसको उल्टा करें अपने तो अपने पास क्या आ जाता है, CS इज इक्वल टू C/n। ये आ जाता है अगर n कैपेसिटर श्रेणी क्रम में जुड़े हो और प्रत्येक की धारिता C हो तो तुल्य धारिता आ जाती है C/n। इसका क्या रिजल्ट निकलता है, इसका रिजल्ट ये निकलता है कि जैसे मैंने बताया कि 2 कैपेसिटर सपोज इस केस में, तो कितना आ जाएगा, C/2, 3 है तो C/3, 4 है तो C/4। इसका मतलब धारिता कम होती जा रही है। तो यहाँ से रिजल्ट निकलता है अपना कि अगर आप कोई संधारित्र दिए हैं 2 3 4 कितने भी, और तुल्य धारिता आप चाह रहे हो कि सबसे छोटा कैपेसिटर है उससे भी कम आए, तब आप कैपेसिटर को श्रेणी क्रम में जोड़ोगे, तब आपको वो रिजल्ट मिलेगा। अब अपने 2 कैपेसिटर की बात करते हैं कि मान लो 2 ही कैपेसिटर होते हैं, सपोज यहाँ 2 ही है, C1 और C2, तो इस रिजल्ट को अगर थोड़ा सा और देखें तो कितना आ जाता है, 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2। तो 1 अपॉन CS को क्या लिख सकते हैं अपने, एलसीएम आ जाएगा C1 C2,
ऊपर आ जाएगा अपने पास C2 प्लस C1 या C1 प्लस C2, तो CS इसको उल्टा कर देते हैं तो कितना आ जाएगा C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। ये आ जाता है दो कैपेसिटर अगर जुड़े हो, दो कैपेसिटर अगर जुड़े हैं, तुल्य धारिता आपको फाइंड करनी है तो आप इस फॉर्मूला यूज करने के बजाय, क्योंकि इसमें टाइम लगता है, आप एलसीएम वगैरह लोगे, डायरेक्ट यूज करो। श्रेणी क्रम में है तो C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। आपने 10th में पढ़ा होगा रेजिस्टेंस, अगर दो रेजिस्टेंस है या तीन रेजिस्टेंस है अगर श्रेणी क्रम में है तो तुल्य रेजिस्टेंस कितना आता है, कुल रेजिस्टेंस R1 प्लस R2 प्लस R3 एंड सो ऑन। लेकिन कैपेसिटर में इसका उल्टा होता है, ध्यान रखना। जो रिजल्ट रेजिस्टेंस के केस में, प्रतिरोध के केस में श्रेणी क्रम के आते हैं वो यहाँ समांतर क्रम में आएंगे, और जो प्रतिरोध के केस में समांतर क्रम के आते हैं उसी इसका ऑपोजिट यहाँ श्रेणी क्रम के आएंगे। ठीक है, तो दो कैपेसिटर में जब भी रिजल्ट निकालना हो तो आप इस तरह से निकाल सकते हो, CS इजिकल टू C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। एक एग्जाम्पल इसी से रिलेटेड लें कि सपोज दो कैपेसिटर है, ये 10 माइक्रोफेरेड का है, ये 10 माइक्रोफेरेड का, श्रेणी क्रम में। तो हमेशा क्या होता है, अगर समान कैपेसिटर हो तो इसकी परिणामी धारिता फाइंड करनी हो तो वो आधी हो जाती है। अगर समान कैपेसिटर दो हो और श्रेणी क्रम में जुड़े हो तब कैसे इस फॉर्मूले का यूज करें अपने, CS इजिकल टू 10 है तो 10 गुणा 10 बटा 10 प्लस 10, 10 प्लस 10 कितना हो गया 20, ये कैंसिल, 10 से 2 कैंसिल करेंगे तो 5 माइक्रोफेरेड। इसका मतलब यहाँ देख रहे हो दो कैपेसिटर जुड़े हुए हैं श्रेणी क्रम में। रिजल्टेंट कितना आएगा इनका, जो सबसे छोटा, यहाँ बराबर ही है दोनों, तो बराबर हो तो श्रेणी क्रम में जुड़े हो तो तुल्य धारिता दोनों की आधी हो जाती है, 5 माइक्रोफेरेड। ठीक है, अब इसमें एक चीज और, सपोज ये 1 माइक्रोफेरेड होता और ये 100, 1000, 5000 कितना ही ले लो, सपोज 1000 माइक्रोफेरेड लेते हैं, इसमें जो रिजल्ट आएगा हमेशा वो कितना आएगा। अभी मैंने बताया था आपको कि श्रेणी क्रम में अगर आप कनेक्ट करते हो तो रिजल्ट हमेशा सबसे छोटा कैपेसिटर है, संधारित्र है, उसकी धारिता उससे भी कम आएगा। ये 1 है, ये बेशक 1000 हो, 1 लाख हो, कितना भी माइक्रोफेरेड हो, इसका जो रिजल्ट आएगा वो लेस देन 1 माइक्रोफेरेड। आप इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हो, 1 गुणा 1000 बटा 1 प्लस 1000, 1000 बटा 1001, इसका मतलब वो लेस देन 1 होगा। तो ये ध्यान रखें कि आप कितने भी कैपेसिटर श्रेणी क्रम में जोड़ दें तो रिजल्ट कितना आएगा। मान लो 10 कैपेसिटर जुड़े हुए हैं तो रिजल्ट कितना आएगा, जो सबसे छोटा कैपेसिटर है उससे भी कम आएगा, सबसे छोटे कैपेसिटर की धारिता है उससे भी कम आएगा। ये आप विशेष रूप से ध्यान रखिए। तो ये ओवरऑल यहाँ पर रिजल्ट जनरल फॉर्मूला ये है। अगर 3 कैपेसिटर के लिए यूज करना है तो ये करोगे आप, 2 के लिए करना है तो यहाँ तक, और इसी का दूसरा रूप अपने ये लिखा है ताकि जल्दी से कैलकुलेट कर पाए, ये आता है अपने पास। ठीक है, अब इसमें एक चीज़ और आती है, रिजल्ट अपना ये निकला कि आप श्रेणी क्रम में तब कनेक्ट करते हैं अपने जब अपने को जितने भी संधारित्र जोड़े सबसे कम धारिता, अपने को सबसे कम धारिता वाला कैपेसिटर है उससे भी कम धारिता चाहिए, तब अपने श्रेणी क्रम में कनेक्ट करते हैं। एक चीज़ और देखें इसमें, सपोज इस तरह का अगर कहीं आता है, सपोज ये एक पार्ट ए है और इसमें अपनों ने क्या किया, अलग अलग डाइलेक्ट्रिक मीडियम भर दिया प्लेट्स के बीच में, ये ए बी 2 सिरे हैं, यहाँ पर अपनों ने एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम भर दिया जिसका परावैद्युतांक एप्सिलॉन R1 है, मोटाई T1 है। ठीक है, और यहाँ पर सेकंड वाला है एप्सिलॉन R2, मोटाई T2, और तीसरा है एप्सिलॉन R3, मोटाई T3। 3 ही ले लेते हैं अपने समझने के लिए ये। तो ये अगर केस आता है तो इसको किस रूप में लिखा जा सकता है, इसको आप इक्विवेलेंट, ये इक्विवेलेंट का सिंबल होता है कि इसके इक्वल कौन सा डायग्राम आप बना सकते हो। पहला कैपेसिटर, दूसरा कैपेसिटर, तीसरा कैपेसिटर, इसकी मोटाई या प्लेट्स के बीच की डिस्टेंस कह सकते हो T1, T2, T3, एप्सिलॉन R1, एप्सिलॉन R2, एप्सिलॉन R3, पॉइंट A एंड B। प्रत्येक जो प्लेट है उसका क्षेत्रफल A। यानी कि इस रूप में अगर आपको कोई कैपेसिटर दिया हुआ है, ठीक है, अलग अलग पट्टिकाएं हैं, अलग अलग मोटाई की 2 प्लेट्स के बीच, ठीक है, तो उसको इक्विवेलेंट, उसको किसके इक्विवेलेंट मान सकते हैं, उसको ये माना जा सकता है कि 3 संधारित्र, 3 अलग अलग संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, 3 अलग संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, और प्रत्येक का परावैद्युतांक जो गिवन है एप्सिलॉन R1, R2, R3 ये है, और मोटाई कितनी है T1, T2, T3, जो इस परावैद्युतांक जितने भाग में भरा हुआ है। यानी ये कहीं न्यूमेरिकल में आता है डायग्राम, तो इसको इक्विवेलेंट टू 3 रेजिस्टेंस विच इज इन सीरीज, उसके इक्वल आप मान सकते हो। रिजल्ट सेम ही होता है इसका।
क्लियर। तो ये था अपने पास पहला, जिसको अपने कहते हैं श्रेणी क्रम संयोजन। अब आता है अपने पास दूसरा, समांतर क्रम। न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। समांतर क्रम संयोजन में जैसे अपनों ने श्रेणी क्रम में बताया उससे थोड़ा सा डिफरेंट होगा। सपोज अपने यहाँ पर कुछ कैपेसिटर ले लेते हैं, जैसे मैं यहाँ 3 कैपेसिटर कोई भी जनरल ले लेते हैं अपने, और उनके इस सिरे को अपने सेल या बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं V। ये 3 कैपेसिटर है, इसकी धारिता C1, इसकी C2 और इसकी धारिता C3। 3 कैपेसिटर है, धारिताएं अलग अलग है। और समांतर क्रम में अपने जानते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस, विभव का मान समान होता है। इसका V है तो इसका भी V, इसका भी V और इसका भी V, लेकिन आवेश जो होगा वो डिफरेंट होगा। सपोज ये Q1 और इसका -Q1 होगा, ये Q2 और ये Q3। अब अगर परिभाषा की डेफिनेशन की बात करें तो संधारित्रों का ऐसा संयोजन जिसमें प्रत्येक संधारित्र की प्रथम प्लेट बैटरी के प्रथम टर्मिनल यानी पॉजिटिव टर्मिनल से, ये देखो इसका पहला कहाँ जुड़े हुए हैं, तीनों वो प्लस से जुड़े हुए हैं, और संधारित्रों का दूसरा टर्मिनल या दूसरी प्लेट का अंतिम सिरा वो बैटरी के नेगेटिव से, यानी तीनों संधारित्र का प्रथम सिरा एक ही पॉइंट से और सेकंड जो प्लेट का सिरा है वो एक ही पॉइंट से कनेक्ट हो। तो ये इस प्रकार का संयोजन एक तरह से आप कह सकते हो समांतर क्रम संयोजन होगा। ठीक है। अब यहाँ जैसे अपनों ने श्रेणी क्रम में बताया था, श्रेणी क्रम में आवेश का मान सेम होता है, लेकिन प्रत्येक संधारित्र पर जो पोटेंशियल है, विभव का मान अलग अलग होता है। वहाँ जो अलग अलग चीज़ है उससे लेके शुरू करते हैं। जैसे समांतर क्रम में, श्रेणी क्रम में क्या बताया अपनों ने, प्रत्येक संधारित्र पर विभव अलग अलग है। तब अपनों ने कहा था V = V1 + V2 + V3, ये श्रेणी क्रम में कहा था। समांतर क्रम के केस में क्या होता है कि प्रत्येक स्थिति में यहाँ पर और यहाँ पर धारिता अलग, नो डाउट है, कैपेसिटर अलग अलग है इसलिए, लेकिन विभवांतर समान होने के कारण आवेश डिफरेंट होगा। तो टोटल आवेश कितना होगा, सपोज टोटल आवेश Q है तो Q = Q1 + Q2 + Q3। चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है इसमें। जैसे अपनों ने श्रेणी क्रम में बताया था कि विभवांतर का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, यहाँ चार्ज का, आवेश का डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से होता है, डिफरेंट होता है इसमें। Q = Q1 + Q2 + Q3। अपने ये मानते हैं कि समांतर क्रम में कुल धारिता है वो CP है, P फॉर पैरेलल यानी समांतर क्रम, यानी इन तीनों की तुल्य धारिता वो कितनी मान रहे हैं अपने, CP। तो एक रिलेशन जो अपनों ने पहले भी यूज़ किया है, इसका यूज़ करें तो Q की जगह क्या लिख सकते हैं अपने, C, तुल्य धारिता कितनी मानी है CP, ये टोटल की बात कर रहे हैं, इनटू पोटेंशियल। क्लियर। और पहले के लिए C1 V1 नहीं कहेंगे, क्यों नहीं कहेंगे, क्योंकि पोटेंशियल तीनों में सेम है V, इसलिए V यूज़ कर रहे हैं अपने, प्लस C2V + C3V। यहाँ से क्लियर है, CPV = V कॉमन ले लेंगे तो C1 + C2 + C3, V से V कैंसिल, CP = C1 + C2 + C3। ये आता है समांतर क्रम का रिजल्ट। समांतर क्रम में जितने भी संधारित्र जुड़े हों उनको डायरेक्ट ऐड करना है अपने को, ठीक है ना। डायरेक्ट ऐड का मतलब है C1 + C2 + C3। अब अपने कह रहे हैं कि n संधारित्र जुड़े हों, n कैपेसिटर और प्रत्येक की धारिता C हो, तब तुल्य धारिता कितनी होगी, तो CP = जैसे मैंने पहले बताया C + C + C + C + n टर्म हो, 2 टर्म होती तो 2C होता, 3 टर्म होती तो 3C, n टर्म है तो कितना हो जाएगा NC। यानी इस केस में धारिता है वो n गुना हो जाती है। अगर समान मान के समान कैपेसिटेंस के n संधारित्र जुड़े हैं तो धारिता NC हो जाती है। ठीक है। तो इन जनरल अपने कहेंगे कि जितने भी कैपेसिटर समांतर क्रम में जुड़े हो, तुल्य धारिता आपको निकालनी है तो सीधा ऐड कर देंगे जो भी है। जैसे 3 माइक्रोफेरेड, 5 माइक्रोफेरेड, 10 माइक्रोफेरेड है तो 3 + 5 + 10, ये रिजल्ट आ जाएगा अपने पास। तो ये आता है अपने पास समांतर क्रम संधारित्र। अब यहाँ अगर अपने बात करें, एक एग्जाम्पल लेता हूँ मैं, कुछ कैपेसिटर लेते हैं अपने, जैसे ये कहें कि ये 2 माइक्रोफेरेड है, ठीक है, ये 10 माइक्रोफेरेड है और ये आप कहो कि 2000 माइक्रोफेरेड है।
इनका तुल्य अगर आपसे पूछे कि नियर अबाउट कितना आएगा, 2 और 10 के बीच, 10 और 2000 के बीच, या 2000 से ज़्यादा, या 2 माइक्रोफेरेड से कम, कितना आना चाहिए, जब अपने श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तब मैंने जैसे पहले बताया था कि तुल्य धारिता जो सबसे छोटा कैपेसिटर कौन सा है इसमें, ये, तो रिजल्ट 2 माइक्रोफेरेड से कम आएगा हमेशा श्रेणी क्रम में। और यही अगर तीनों समांतर क्रम में जुड़े होते, सपोज इस तरह से जुड़े होते, तो इनको सीधा जोड़ देते, 2000 प्लस 10 प्लस 2 यानी 2012 माइक्रोफेरेड, यानी कि जो सबसे बड़ा है उससे भी बड़ा आता रिजल्ट अगर वो समांतर क्रम में है तो ये आता है अपने पास श्रेणी क्रम और समांतर क्रम का। बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है, इसके बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स बनते हैं एग्जाम में। तो इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल देखते हैं अपने, श्रेणी क्रम समांतर क्रम से रिलेटेड, उसका रिजल्ट निकालेंगे अपने। एक एग्जाम्पल कह लो आप कि सपोज ये एक संधारित्र है, ये इस तरह से दिया हुआ है आपको, ठीक है, ये प्लेट्स दी हुई है, ये ए पार्ट है, ये बी पार्ट, ये पॉजिटिव से जुड़ा हुआ है, ये नेगेटिव से जुड़ा हुआ है। ये एक्चुअल में जो दिखा रहे हैं चिमटा सा लग रहा होगा आपको, एक्चुअल में ये प्लेट्स है ऐसे, ठीक है, ऐसे रखा हुआ है, और उधर से भी एक प्लेट है जिनका क्षेत्रफल ए है और इनमें प्रत्येक के बीच की दूरी डी है। ये गिवन है आपको क्वेश्चन में कि प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल ए और ये जो गैप है ये स्मॉल डी है। इसको इक्वल दिखाना है तो इक्वल दिखा दीजिए आप, ये स्मॉल डी गैप है इसमें। अब अपने को फाइंड करना है कि इसकी तुल्य धारिता कितनी होगी, ठीक है। एक क्वेश्चन इसमें ये बनता है, एक एग्जाम्पल फर्स्ट कह लो, इसी से रिलेटेड एक एग्जाम्पल और बनता है। इनमें क्या डिफरेंस है ये आप अच्छे से समझें। कुछ इस तरह का ही डायग्राम है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें, ये प्लस ए सिरा, ये माइनस, ये बी सिरा, वही प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल ए और डिस्टेंस स्मॉल डी। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो आप कैसे करोगे। इसमें पहले में ऐसे है, ये आप देख रहे हो इस तरह से, और सेकंड वाले केस में ये ऐसे है, ये डिफरेंस है। तब इसको एग्जाम में कैसे करेंगे, ये प्लस है तो इसको एग्जाम में समझने के लिए कि ये ऊपर भी प्लस होगा और नीचे भी प्लस होगा, ऐसे मान लें, प्लस से जुड़ा हुआ है तो ठीक है। ऊपर अपने पास कुछ है नहीं तो ऊपर लिखने की आवश्यकता नहीं है। ये प्लस से कनेक्ट है तो यहाँ भी प्लस होगा और नीचे भी प्लस है, नीचे लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि कोई प्लेट और नहीं है। क्लियर। ये माइनस है तो इसका मतलब ये यहाँ भी माइनस है और यहाँ भी माइनस है, ये माइनस है तो यहाँ भी माइनस है और यहाँ भी माइनस है। इसी चीज़ का यूज़ करना है, इसी कंसेप्ट का, जो माइनस से कनेक्ट है वो माइनस कर दिया, प्लस से कनेक्ट है प्लस। अब संधारित्र क्या होता है अपने जानते हैं कि एक प्लस होना चाहिए और दूसरी प्लेट माइनस होनी चाहिए, तब वो कंसेप्ट बनता है संधारित्र का। अब यहाँ चेक कीजिए, ये प्लस ये माइनस, इट मीन्स ये कैपेसिटर बन रहा है, ठीक है, पहला कैपेसिटर। समझते रहना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सेकंड देखो, ये माइनस, इसका मतलब ये कैपेसिटर नहीं बनेगा, बेशक प्लेट्स है लेकिन दोनों माइनस है। थर्ड देखो, ये माइनस और ये प्लस, ये कैपेसिटर बन रहा है, ठीक है। और ये कैपेसिटर है किस में, ये पहला और दूसरा समांतर क्रम में। समांतर क्रम में अपने जानते हैं कि सी पैरेलल कैसे निकाला था रिजल्ट, C1 प्लस C2। समांतर क्रम में अभी किया था अपनों ने, जितने कैपेसिटर जुड़े हैं उनकी धारिताओं को ऐड कर देते हैं। तो Cp इजिकल टू पहला कैपेसिटर क्षेत्रफल A है, बीच की डिस्टेंस D, ये अपने कर चुके हैं, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। कोई मीडियम नहीं है बीच में तो एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, यानी पहले संधारित्र की धारिता कितनी होगी, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D प्लस दूसरा वो भी सेम है, प्लेट्स का क्षेत्रफल सेम है, डिस्टेंस सेम है, तो ये आ जाएगा। सोल्व करोगे कितना आ जाएगा, Cp इजिकल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, ये डबल हो जाएगा तो 2 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। ये आता है अपने पास इसका रिजल्ट। सिमिलरली उस पे जाएंगे, ये सेम तरीका है अपने पास, ये प्लस है तो ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, और ये माइनस से कनेक्ट है तो ये माइनस और ये माइनस। इसको देखिए कितने कैपेसिटर बन रहे हैं, प्लस माइनस इट मीन्स नंबर 1 कैपेसिटर, माइनस प्लस इट मीन्स नंबर 2 कैपेसिटर, प्लस माइनस इट मीन्स नंबर 3 कैपेसिटर। सेम कंसेप्ट है, तीनों यहाँ बन रहे थे 2, यहाँ बन रहे हैं 3, तीनों समांतर क्रम में है। समांतर क्रम में इट मीन्स यहाँ जैसे ये लिखा है Cp इजिकल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। Cp इजिकल टू एक की कितनी होगी, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, डिस्टेंस सेम है, क्षेत्रफल सेम है प्लेट्स का, और 3 है, जैसे अपनों ने यहाँ 2 किए वैसे यहाँ 3 होंगे, इतना ही चेंज है, तो ये 3 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D।
तो ये आता है अपने पास समांतर क्रम से रिलेटेड दो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, एग्जाम में अक्सर आ जाते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हो या बोर्ड एग्जाम की बात करो उसमें इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं। चैप्टर कंप्लीट होने के बाद अपने और इससे रिलेटेड काफ़ी इंटरेस्टिंग जो क्वेश्चंस हैं वो अपने अनसोल्ड क्वेश्चन है वो करेंगे। तो स्टूडेंट्स आई होप ये अच्छे से समझ आया होगा आपको। अगर आपको ये अच्छे से समझ आया, वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।